हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो तक हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स वाला टॉपिक फिनिश कर लिया। अब इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट बी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेक्निकल टॉपिक, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम्स में भी आएगा, फुल लेंथ क्वेश्चन, और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। प्लस जो आपकी इंटरनल एग्जाम होती है, उस इंटरनल एग्जाम में एक फुल लेंथ क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूछा जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से सुने और समझें। इसमें देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय द नेम इट सजेस्ट दैट इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द फ्लो ऑफ कैश। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपके बिजनेस में कैश के फ्लो को शो करता है। फाइन। अब अगर हम फ्लो की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लोज। फर्स्ट इज द इनफ्लो एंड सेकंड इज द आउटफ्लो। कैश के सिर्फ दो ही फ्लो होते हैं, एक इनफ्लो और सेकंड होता है आउटफ्लो। इनफ्लो का मीनिंग क्या होगा? कैश का आपके बिजनेस में आना, और आउटफ्लो का मीनिंग होगा कैश का आपके बिजनेस से जाना। ये इंक्रीज इन कैश करता है, ये डिक्रीज इन कैश करेगा। इसको हम और क्या बोलते हैं? रिसीट्स, कैश रिसीट्स, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैश पेमेंट्स। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनली एक ऐसा स्टेटमेंट हुआ विच शोज द फ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो। कहां से कैश हमारे बिजनेस में आया, कहां से कहां पर कैश हमारे बिजनेस से गया। तो भाई क्वेश्चन ये उठ सकता है कि सर ये काम तो हमने क्लास 11 में भी किया था बाय प्रिपेयरिंग व्हाट, कैश बुक। हमने कैश बुक बनाई थी, सब्सिडरी बुक होती है, या हम बोल सकते हैं एक लेजर बनाया था, कैश अकाउंट होता है। उसके अंदर भी तो सेम होता था उसमें कि डेबिट साइड में सारी कैश रिसीट्स होती थी, इनफ्लोस, और क्रेडिट साइड में सारे कैश पेमेंट्स होते थे, आउटफ्लोस। स्टार्ट होता था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से और एंड होता था बाय बैलेंस कैरिड डाउन पर। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मींस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन मींस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। डेबिट साइड में सारी कैश रिसीट्स लिखते थे, क्रेडिट साइड में सारे कैश पेमेंट्स लिखते थे। मींस इधर सारी वो आइटम्स आती थी जो कैश को इंक्रीज करती थी, इस साइड वो सारी आइटम आती थी जो हमारे कैश को डिक्रीज करते थे। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी एक स्टेटमेंट, एक कैश बुक है, एक कैश अकाउंट ऑलरेडी एक लेजर है जो हमारे कैश के फ्लो को शो कर रहा है, देन व्हाट इज द नीड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट? सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो आपने 11 क्लास में ये जो कैश बुक बनाई थी, ये कैश बुक बहुत ही कैजुअल अप्रोच से बनती है। कैजुअल अप्रोच से बनती है मींस बहुत कैजुअली बनती है। बहुत कैजुअली मींस इसका कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। फॉर्मेट के नाम पे क्या होगा? डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक, फाइन। जितना कैश आया उसको डेबिट में लिख दो, जितना कैश जाए क्रेडिट में लिख दो। उसके अलावा कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है फिक्स। आपने कोई भी ट्रांजैक्शन देखा, कैश सेल्स, सोचा कैश का इनफ्लो है तो डेबिट डाल दिया। कैश परचेसेस, सोचा कैश का आउटफ्लो है तो क्रेडिट डाल दिया। उसके बाद मशीनरी सोल्ड तो डेबिट डाल दी, मशीनरी परचेस तो क्रेडिट डाल दिया, डिबेंचर्स इशूड तो आपने क्या कर दिया? डेबिट डाल दिया। तो कहने का मीनिंग ये कैश का इनफ्लो आउटफ्लो डेफिनेटली शो करता था, बट बहुत ही हॉचपॉच वे के अंदर शो करता था, और इसके अंदर ट्रांजैक्शंस का कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं था, और ये टेक्निकल अंदाज में एक्चुअली नहीं बनता था। ये बहुत ही कैजुअल वे के अंदर हम बनाते थे। फाइन। अब ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसके पीछे की मैं आपको एक कहानी बताता हूं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। फिर उसके बाद आपको कैश फ्लो का कंसेप्ट समझ में आएगा और डिफरेंस समझ में आएगा, वो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड कैश बुक। एक्चुअली होता क्या है, देखिए, अगर हम बात करें अबाउट द कंपनीज, जो हमारी कंपनीज होती हैं, स्पेशली कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी है कंपनी के केस में। हाँ, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में इतना नहीं होता। तो जो हमारी कंपनीज हैं, उन कंपनीज के ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है जी। अब ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ये कंपनी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते और रेगुलर बेसिस पर कनेक्टेड नहीं होते। कंपनी के फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स को ये रेगुलरली चेक नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, और बीच में कॉर्पोरेट वीएल होता है दोनों के बीच में। तो एक ओनर कंपनी में जाकर के कंटिन्यूअसली उसके फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स को चेक नहीं कर सकता। ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन क्योंकि वो ओनर है और उसका राइट है कंपनी के सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को चेक करने का, कि भाई हमारी कंपनी के सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या इनकम है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कितना कैश का बैलेंस है, कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है। फाइन। तो उसके लिए उसको भाई, और नेचुरली कंपनी की लाइबिलिटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करे, शेयर होल्डर्स, ओनर्स के सामने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करे। हम बोलते हैं ना, वो अकाउंटिंग की एक प्रोसेस होती है, उसके अंदर लास्ट होता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये कम्युनिकेट करते हैं किससे? ओनर से। फाइन। तो देखिए,
शेयर होल्डर्स को कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए कंपनीज एट द एंड ऑफ द ईयर क्या प्रिपेयर करती हैं? एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करती हैं। अब इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर कंपनीज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कंपनी की हिस्ट्री होगी, कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स होंगे, बिसाइड्स कंपनी की अभी की वर्किंग्स होंगी, कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे, कंपनी की ब्रांचेस क्या है, सब एवरीथिंग। ऑडिटर्स रिपोर्ट होगी, डायरेक्टर्स रिपोर्ट होगी, और बिसाइड्स कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस कंपनी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पता है ये समराइज्ड डेटा होता है पूरे साल भर में जो भी आपके फाइनेंशियल एक्टिविटीज हुई, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए, उनका समराइज्ड और टेक्निकल डेटा जो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 बनाया गया हो। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने का बेनिफिट क्या है कि भाई सारे शेयर होल्डर्स को कंपनी के फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स के बारे में मालूम पड़े। ठीक है, अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है और क्या क्या शेयर होल्डर्स को जानने का राइट होता है। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर होगी बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है। बैलेंस शीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पोजीशन स्टेटमेंट। फाइन। नंबर 2 होता है इसमें इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को हम कंपनी की लैंग्वेज में बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम आसान जबान में बोले तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सारी चीजें मिला करके एक इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रिपेयर किया जाता है। फाइन। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट पर मैंडेटरीली एप्लीकेबल होता है और कंपनीज को बनाना कंपलसरी है। उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या प्रेजेंट करेगी? बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। यूजुअली हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में यही 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट पढ़ा है। बट इन केस ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 4 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये होता है। और नंबर 5 सम एक्सप्लेनेटरी नोट्स, सारे एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं उसमें। तो ये जो आइटम्स हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ये बोला गया है कि कोई भी कंपनी जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन पर्पस कंपनी में क्या है? शेयर होल्डर्स को इंक्वायर करना अबाउट द फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। तो फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स में कंपनीज एक्ट में ये मेंशन किया गया दैट कंपनी हैज टू प्रिपेयर बैलेंस शीट व्हिच रिप्रेजेंट्स ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, बिसाइड्स इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L जो कंपनी के परफॉर्मेंस को शो करेगी, बिसाइड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कंपनी के कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को टेक्निकली रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, कैजुअली नहीं, टेक्निकली रिप्रेजेंट करेगा। और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स इन आइटम्स जो यहां पर आइटम्स लिखी हुई होती हैं, उन आइटम्स का एक्सप्लेनेशन देते हैं एज पर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंटेंसी के फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। फाइन। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो कैश बुक होता है, भाई ये भी बोल सकते हैं कि सर यहां कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों रखा, इसकी जगह आप कैश बुक रख दो। बट प्रॉब्लम ये है कि कैश बुक बहुत कैजुअल अप्रोच से बनती है और आप एज पर सेक्शन शेड्यूल 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वो सारे टेक्निकल वे में और स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो करके बनते हैं। जैसे बैलेंस शीट आपने देखा होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज होती है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। इन द सेम वे एसेट साइड पर 2 हेडिंग होती है, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। इसके अंदर फिर इनकम स्टेटमेंट के अंदर होता है इनकम और एक्सपेंसेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ऐसे सारे के सारे स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। तो ये बोला गया कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये भी कैश के फ्लो को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेगा और इतनी इंफॉर्मेशन देगा कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको टेक्निकली ये मालूम पड़ जाए कि कहां कहां से कैश आया और कहां कहां से कैश गया। अब आप देखिए, ये जो कैश को डिस्ट्रीब्यूट करता है ये एक्टिविटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करता है, बिजनेस की एक्टिविटी। और अगर हम बिजनेस की एक्टिविटी की बात करें स्पेशली अबाउट द कंपनीज, तो कंपनी की एक्टिविटी के अंदर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज।
फर्स्ट एक्टिविटी इज द ऑपरेटिंग, सेकंड इज द इन्वेस्टिंग एंड थर्ड इज द फाइनेंसिंग। अभी मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूं, फिर इसके बाद इसके डिटेल में एक अलग अलग वीडियो में हम सेपरेटली इसको कवर करेंगे। फाइन। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो आपके कोर बिजनेस एक्टिविटी से या रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन की जो एक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोल सकते हैं आपके फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जब आपके पास स्पेयर कोई अमाउंट बचता है तो आप उसको मार्केट में इन्वेस्ट करते हो जस्ट टू ग्रो द बिजनेस। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंस से, या मैं इसको ऐसा बोलूं कि भाई ये क्या आपकी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, या हम बोल सकते हैं इसको लॉन्ग टर्म फाइनेंस से रिलेटेड है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं? इसके अंदर इक्विटी शेयर आता है, प्रेफरेंस शेयर आता है, लॉन्ग टर्म डेट्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फाइन। तो ये 3 एक्टिविटीज हैं, थर्ड के अलावा कोई फोर्थ एक्टिविटी इसके अंदर नहीं होती। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली क्या करेगा, आपके कैश के फ्लो को शो करेगा सेपरेटली बाय ईच एक्टिविटी। हर एक्टिविटी का सेपरेट कैश का फ्लो शो करेगा। वो ये बताएगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कैश का इनफ्लो है और कितना कैश का आउटफ्लो है। चलिए जी, कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारे पास यहां से कैश आया और यहां पर कैश गया। ठीक है, फाइन, वेरी गुड। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश का इनफ्लो है और कितना कैश का आउटफ्लो है, ये सेकंड। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना कैश का इनफ्लो है और कितना कैश का आउटफ्लो है। फिर उसके बाद उसको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश से चेक करेगा और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश से उसको फाइनली क्रॉस चेक करके ये बताएगा कि भाई हमारा कैश पूरा ठीक ठाक है और यहां पर हमारा कैश आया और कैश गया। ठीक, जैसे इसका फॉर्मेट क्या होगा कि सबसे पहले आप देखेंगे, लेट सपोज आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपके पास टोटल इनफ्लो ऑफ कैश हुआ लेट सपोज 50,000 है, हम एक एग्जांपल ले लें, और इनफ्लो हुआ 50,000, आउटफ्लो हुआ लेट सपोज 30,000। तो आपके पास 20,000 रुपीज पॉजिटिव बच रहा है, नेट इनफ्लो बच रहा है। फाइन, ये आपका नेट इनफ्लो हो गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेट सपोज आपका यहां पर 70,000 रुपीज का इनफ्लो है और 1 लाख रुपीज का आउटफ्लो है, तो यहां पर आपका नेट 30,000 रुपीज का आउटफ्लो बच रहा है। नेट आउटफ्लो मींस नेट आपके पास से कैश गया। एंड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी लेट सपोज यहां पर 1,50,000 रुपीज का इनफ्लो है और 1 लाख रुपीज का आउटफ्लो है, तो 50,000 रुपीज का इनफ्लो हमारे पास बच गया। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पर कैश फ्लो के अंदर टेक्निकली इनफ्लो और आउटफ्लो वर्ड यूज नहीं करते, इसकी जगह यूज होता है कैश जनरेटेड और इसकी जगह आउटफ्लो की जगह यूज होता है कैश यूज्ड। इधर भी कैश जनरेटेड और इधर कैश यूज्ड। फाइन, यहां कैश जनरेटेड और इधर भी कैश यूज, तो हम इसको बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो समझ जाइए वी आर टॉकिंग अबाउट द इनफ्लो, एंड कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द कैश आउटफ्लो। तो अब हम ये देखेंगे कि देखिए इसका अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट कैसा चलेगा कि हम पहले देखेंगे कैश, नेट कैश, इससे क्या आया था, कैश पॉजिटिव था, तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दिस इज अवर ए, कितना आया, ये हमारे पास 20,000 रुपीज है। फाइन, उसके बाद नेट कैश, ये नेगेटिव था तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दैट इज बी, इतना हुआ 30,000। और फिर नेट कैश ये पॉजिटिव था, जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दैट इज सी, ये हुआ हमारा 50,000। तो अगर हम इसको प्लस माइनस करें, 50 प्लस 20 70 माइनस 30 इज रुपीज 40,000, पॉजिटिव 40। इट मींस आपका इस ईयर में सारी एक्टिविटी से जनरेटेड ज्यादा है, यूज कम है, नेट जनरेटेड 40,000 हुआ। आपके पास नेट इंक्रीज इन कैश, net increase in cash will be rupees 40,000 which is A plus B plus C. It means प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस साल में आपका कैश जो है वो 40,000 रुपए से इंक्रीज हो गया। अब अगर मैं आपको इसका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे दूं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेट्स सपोज 60,000 रुपीज है, तो इससे क्रॉस चेक हो जाएगा दैट अवर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शुड बी रुपीज 1 लाख। हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए। तो बेसिकली देखा जाए तो इसको हमने कैश बुक की स्टाइल में बनाया, दिस इज अवर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, और जितना इनफ्लो आउटफ्लो था, इनफ्लो आउटफ्लो से फाइनली हमने क्या किया, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश, मींस हमारा इस ईयर में
40,000 रुपए से कैश और कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस कंपैरेटिवली बढ़ गया। लास्ट ईयर इट वाज ₹60,000 और 60,000 में 40,000 और बढ़ गया, तो एंड ऑफ द ईयर में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश शुड बी 1 लाख। अब आप इसके अंदर आपकी जो बैलेंस शीट दे रखी है उस बैलेंस शीट में जाकर अपने एसेट साइड में, करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर जाकर इसको चेक कर सकते हैं कि भाई यहां वहां पर लिखा होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इज ₹1 लाख एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज ₹60,000। नेट इंक्रीज कितना शो हो रहा है? 40,000। मींस प्रीवियस ईयर कंपैरिजन में हमारा कैश 40,000 रुपीज से इंक्रीज हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। Still, if you feel any query, any doubt, you can ask in the comment section. This is Najib Hashmi signing off from Commerce Solution. Thank you.